नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अलग अलग मामलों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 500 किलो हेरोइन केस में ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त। वीएचपी नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में भी मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को मिली बड़ी कामयाबी। यूएई से ड्रग माफिया वीरेंद्र बसोया को भारत लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। उत्तराखंड टनल हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीपल कोटी पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का किया निरीक्षण। घायल श्रमिकों से भी की मुलाकात। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दौरान पूछे जाने वाले 40 सवालों को किया अधिसूचित। सवालों में जाति से जुड़ी जानकारी के साथ ही कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित सवाल भी शामिल। देश मना रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी जान गंवाने वाले लोगों के साहस को किया याद। और स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। देश भर में आयोजित हो रही हैं तिरंगा यात्राएं। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। विदेश में छिपे ड्रग तस्करों पर केंद्र सरकार सख्त और लगातार बड़ी कार्रवाई करती रहती है। इसी सिलसिले में यूएई से ड्रग माफिया वीरेंद्र बसोया को भारत लाया गया। एनसीबी ने ड्रग माफिया बसोया को भारत वापस लाने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के कारोबार के भगौड़े सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इसे नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से दिल्ली लाया जा चुका है। बसोया पर करीब 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी मामले में आरोप है। दिल्ली, गुजरात और पंजाब से ड्रग्स बरामद की गई थी। ये ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चलाया था। इससे पहले ही बसोया दुबई भाग गया था। इसके बाद एनसीबी में भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अमित शाह ने ड्रग कंट्रोल पर सरकार का विजन डॉक्यूमेंट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट जारी की थी। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के मकसद से 3 साल का नेशनल प्लान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नारकोटिक्स के पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ इतनी सख्ती से कार्रवाई करेगी कि वो दशकों तक उभर नहीं पाएगा। वीरेंद्र सिंह बसोया एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो लंबे समय से कानून की गिरफ्त से दूर था। उसकी वापसी को भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 500 किलो हेरोइन तस्करी और नार्को टेरर केस में अमृतसर के आरोपी अनवर मसीह की 2 अचल संपत्तियां जब्त की। सुल्तान विंड इलाके में स्थित ये संपत्तियां गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 25(1) के तहत जब्त की गईं। एनआईए के मुताबिक मसीह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था, जो पाकिस्तान समेत कई देशों में फैला था और ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता था। एजेंसी ने 13 अगस्त को गवाहों और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई को पूरा किया। एनआईए ने पंजाब के नंगल में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में एक और आरोपी मनवीर राम उर्फ आशु को गिरफ्तार किया। उसे कल अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एनआईए के लुकआउट सर्कुलर के आधार पर आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया। इसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब विशेष एनआईए अदालत में उसे पेश किया जाएगा। जांच के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित हैंडलर हरजीत सिंह उर्फ लड्डी और कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू ने हत्या की साजिश रची थी। यूएई में रह रहा मनवीर हथियारों की व्यवस्था कराने और विदेश स्थित साजिशकर्ताओं को भारत में मौजूद सहयोगियों से जोड़ने में एक अहम कड़ी था। मामले में एनआईए की जांच जारी है।
बात उत्तराखंड की, जहां के चमोली जिले के पीपलकोटी में टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में टनल हादसा होने के बाद आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी हालातों का जायजा लेने पहुंचे। प्रतिकूल मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हुई। मुख्यमंत्री ने टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सभी संबंधित एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देर शाम जो टीएचडीसी की टनल में जो हादसा हुआ, उसके दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान सुबह से ही लगातार जारी था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पे पहुंचे हैं और जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ जो घटनास्थल है उसके निरीक्षण के लिए एक विशेष जो टीम थी वो वहां पे पहुंची है। अभी भी ऐसे टनल के अंदर की बात करें तो लगभग 3 लोग अभी भी मिसिंग है और जिनके रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार इस रेस्क्यू को मतलब सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके द्वारा जो रेस्क्यू टीम है, जो कंपनी प्रबंधन है, उनसे बात करते हुए इसके जो चीज़ें हैं, वास्तविक जो स्थिति है उसकी जानकारी ली गई है। डीडी न्यूज़ के लिए चमोली से सुरेंद्र रावत। और वहीं अब बात करते हैं झारखंड से जुड़ी हुई, जहां के रांची में आज छात्र आंदोलन का आज 21वां दिन है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित परीक्षा गड़बड़ियों की जांच की मांग की जा रही है। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना और मामले की सीबीआई जांच कराना शामिल है। धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच देशभक्ति का जोश देखने को मिल रहा है। आज सरकार और छात्र संगठनों के बीच वार्ता होने की संभावना है। सरकार से भी वार्ता के लिए आज टीम भी जाने की संभावना है। बातचीत ऐसा हो रहा है जिसमें हो सकता है कि आज वार्ता के लिए दोनों जगहों से टीम जाए। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में प्रस्तावित यात्रा सुबह 7 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होगी। आयोजकों ने यात्रा के लिए रूट भी तय किया है, जिसमें यात्रा कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल, प्लाजा चौक, फिर आयालाल चौक होते हुए वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लौटेगी। हालांकि इस रूट को अभी प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली है। मंच की ओर से झारखंड के विद्यार्थियों के साथ आम लोगों से भी इस यात्रा में शामिल होने की अपील की गई। मंच के प्रतिनिधि रविंद्र पासवान ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का संदेश देगी। हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। इस बीच जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा सहित टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पैसा लेकर पद बेचने का आरोप सामने आया। इसकी सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन सीआईडी की जांच काफ़ी नहीं, क्योंकि इसमें बड़े चेहरे शामिल हैं, इसलिए इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दौरान पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया। इनमें जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी के साथ कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित सवाल शामिल हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोगों से पूछा जाएगा कि वो एससी या एसटी वर्ग से संबंधित हैं या नहीं। इसके अलावा उनकी जाति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फबारी वाले गैर समकालिक क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। इन क्षेत्रों के लोगों के लिए 17 से 31 अगस्त तक स्वगणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या गणना अगले साल शुरू होगी। सरकार के मुताबिक जनगणना के तहत जुटाए गए आंकड़े देश की आबादी और सामाजिक संरचना की स्थिति को समझने के साथ साथ नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो 40 सवाल क्या हैं जो पूछे जाएंगे। व्यक्ति का नाम और उसके साथ साथ परिवार का मुखिया कौन है, उससे संबंध, लिंग, जन्म तिथि और उसके साथ साथ आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थिति क्या रहेगी, ये भी पूछा जाएगा। विवाह के समय पति पत्नी की जो आयु थी वो क्या थी, उनका नाम, उनकी घोषित राष्ट्रीयता, धर्म और अगर SC/ST से संबंधित है तो वो, पिता का विवरण, माता का विवरण, दिव्यांगता अगर है तो उसका प्रमाण, मातृभाषा, भाषाएं, साक्षरता स्थिति, शिक्षा की उपस्थिति कैसी रही, शैक्षणिक स्तर पर, कार्य स्थिति यानी कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आर्थिक गतिविधियां यानी कि अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वो पेशा क्या है, किस उद्योग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो कार्यस्थल क्या है आपकी यात्रा का, उसकी जानकारी उसमें देनी होगी। जन्म स्थान क्या है आपका, पिछला निवास क्या रहा और इसके साथ साथ प्रवास का कारण, जीवित बच्चे, जीवित जन्मे बच्चे, पिछले वर्ष किस तरह से जन्म हुआ, टीकाकरण का स्थान, ये तमाम सवाल हैं जो अधिसूचित किए गए हैं। इसमें मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी यानी कि जनगणना के दौरान ये 40 सवाल अधिसूचित किए गए हैं जो पूछे जाएंगे। नलसर हैदराबाद के छात्रों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। CJI ने बार काउंसिल के रुख को बिल्कुल गलत बताते हुए कहा कि ये स्टूडेंट्स और उनके बीच का मामला है। साथ ही पूछा कि इस मुद्दे को उठाने वाले BCI कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने छात्र जीवन में वो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में सक्रिय रहे हैं। CJI ने कहा कि अगर छात्र गलत भी हैं तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है और BCI का इसमें कोई लेना देना नहीं। कोर्ट ने BCI को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। दरअसल BCI ने नलसर छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं करने के लिए कहा था और ये कार्रवाई CJI के दीक्षांत समारोह में छात्रों की भागीदारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद की गई। हालांकि कुछ घंटों बाद सर्कुलर को वापस ले लिया गया। वक्त से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट्स की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, आज देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। 14 अगस्त 1947 को हुए देश के विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जिसके कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति तक छोड़नी पड़ी। विभाजन की त्रासदी की यादें आज भी इतिहास का एक बेहद दुखद अध्याय हैं। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री ने विभाजन की पीड़ा झेलने वाले लोगों की स्मृति और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी और तब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। आइए इस दिवस पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने विभाजन की त्रासदी में अपना जीवन, घर और अपनों को खोया।
देखिए इस अवसर पर हमारी विशेष प्रस्तुति। 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से, विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को 1947 के बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बंटवारे की विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के इतिहास और गुलामी के कारणों पर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने कहा कि भारत कभी शक्ति, ज्ञान और वैभव के मामले में दुनिया से पीछे नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद देश को लंबे समय तक गुलामी का सामना करना पड़ा। विभाजन की त्रासदी उसी दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराती है। यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, यह इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। ये दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग 1947 में चुप थे, उस समय भी उनकी नजर सिर्फ सत्ता पर थी। आज भी ऐसे लोगों की सोच वही है। जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क्स पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषा के संस्करण प्रसारित करेगा। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS के 500 स्वयं सेवक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितने उत्साहित हैं युवा और इनके शिक्षक, इनसे खास बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। लाल किले पे आयोजित होने वाले इस समारोह के अंदर 500 NSS वॉलंटियर्स भी शामिल हो रहे हैं। कुछ स्वयंसेवक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैं भारत NSS वॉलंटियर हूँ। यहाँ पर आकर बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस मिल रहा है।
रोज़ हम ये 10 दिनों से हम आते हैं, रोज़ एक नई वेव के साथ हमें नए नए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब पहले दिन आए थे तब हमें कुछ चीज़ें थी जो समझ नहीं आती थी, लेकिन जो हमारे साथ टीचर्स आए जिन्होंने हमें धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, हमें बहुत सारे परिश्रम करना सिखाया कि कैसे किस वक्त में हमें कैसे रहना है। और जैसे कि हर साल का एक थीम रहता है, पिछले साल था हमारा नया भारत, वैसे इस साल का थीम है वंदे मातरम। सीएम श्री स्कूल हिरणकूदना से 50 बच्चों को लेके यहाँ आया हूँ और हमारे बच्चे जब भी 15 अगस्त पे टीवी पे प्रोग्राम देखते थे तो उनका सपना होता था कि कभी हमें भी ऐसा अवसर मिले और हम भी ऐसे सामने जाके बैठे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने। तो सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं और सुबह 3 बजे उठकर वो तैयार हो जाते हैं अपने आप ही से। और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है, न केवल बच्चों में बल्कि ये घर जाकर समाज में माता पिता को सभी को बताते हैं कि हम उस पल के साक्षी हुए हैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए जो अपनी शहादत दी थी उनको नमन करने के लिए आए हैं। तो हम वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहे हैं। ये हमें पूरे समाज में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी की अपील जो है कि उन्होंने एक आदेश भी जारी किया अपने यहाँ से कि वंदे मातरम के 4 चरण गाए जाएंगे सभी सरकारी कार्यक्रमों में। और वो एक थीम यहाँ से 15 अगस्त को पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है किस तरह से वंदे मातरम को हम अपने समाज तक, अपने बच्चों तक और पूरी सोसाइटी तक लेके जाएंगे। ये एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के हमारे वॉलंटियर्स इस मैसेज को पूरे देश में बढ़ाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी की अपील को हम देश के हर कोने तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। जो तूफान उठ रहा है बच्चों के दिलों में, एनएसएस के बच्चे हो चाहे एनसीसी के बच्चे हो चाहे हमारे जवान हो, एक संदेश देना चाहते हैं राष्ट्र प्रथम की भावना जो माननीय प्रधानमंत्री ने जागृत किया और 2047 विकसित भारत की एक नींव रखी है। क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं होगा बच्चों का तब तक देश विकसित नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि सदियां लग जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर हम ठान ले, युवा ठान ले तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं जो लाल किले पर आकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवाओं के जो कर्मी हैं उनके लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने, अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। और अब खबरें हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। तो देशभक्ति के रंग में रंगी राजधानी दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आयोजित इस रैली को केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल से बात की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भारत सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इसी वजह से आप हर भारत के हिस्सों में इसकी उमंग और तरंग देख पाएंगे। और आज खासतौर पर राजधानी दिल्ली में मेरे साथ अर्जुन राम मेघवाल जी मौजूद हैं। सर, कैसे इसको देख रहे हैं, इस अभियान को कैसे देश भर में आप पहुंचा रहे हैं? देखिए, आज लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय ने ये हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है अपने दफ्तर से। और तिरंगा यात्रा जब घर घर पहुंचती है और हर घर पर तिरंगा फहराया जाता है तो देश का स्वाभिमान भी जागृत होता है, क्योंकि इस तिरंगे झंडे में 3 रंग है। जो केसरिया रंग हमारे शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद रंग हमारे शांति का प्रतीक है, हरा रंग हमारे समृद्धि का प्रतीक है और बीच में हमारे अशोक स्तंभ हैं, उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। वो हमें ये सिखाता है हमारा झंडा कि हमें 24/7 काम करना है। इसलिए आज की तिरंगा यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण मेरे ख्याल में एक माइलस्टोन है, जो हमारे कर्तव्य भवन 2 से शुरू हो रहा है ये यात्रा।
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंत्रालय के जितने अधिकारी और कर्मचारी उससे जुड़े हैं वो यहाँ भी इस तिरंगा यात्रा में भाग लें और अपने घर पे भी तिरंगा फहराएं, ऐसी मैं उनसे अपील करता हूँ। एक छोटा सा सवाल सर ये भी, क्योंकि आज स्वास्थ्य से लेकर राष्ट्र की बात हो रही है। स्वास्थ्य यानी अभी साइकिल मैराथन शुरू हो जाएगी और उसी के साथ राष्ट्र भी सर्वोपरि कैसे है, इसका भी उदाहरण यहाँ से आप दे रहे हैं। देखिए, साइकिलिंग के माध्यम से हम स्वस्थ भी रहते हैं, पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं, और अगर साइकिल पे तिरंगा यात्रा हो तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो देखिए, साफ तौर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए अर्जुन मेघवाल थे, जो कि बता रहे हैं कि ऐसे स्वास्थ्य से लेकर राष्ट्र दोनों अपने स्तर पर भारत सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन मोंटी के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले नियंत्रण रेखा LOC के पास हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले कठुआ पुलिस और सिविल प्रशासन की ओर से एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और देशभक्ति का संदेश दिया। कानूनों तक पहुंच को आसान और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में नए इंडिया कोड पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, विधायी विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव मणि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनों को सभी नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध और समझने योग्य बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से कानून तक लोगों की पहुंच को और मजबूत किया जा सकता है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।